हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का मेजर पेपर 2। ठीक है, जो कि आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है। आज का जो हमारा प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप लोग अच्छे से देखिएगा और प्रश्न को समझिएगा कि प्रश्न क्या बोल रहा है। ठीक है, और आप लोगों को जैसा कि एग्ज़ाम जो है सेमेस्टर 2 का जो एग्ज़ाम है बहुत जल्द होने वाला है। बहुत जल्द मतलब 25 तारीख के बाद से आपका एग्ज़ाम 100% मतलब शुरुआत हो जाएगा। ठीक है, कैलेंडर 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा। आप लोगों का एग्ज़ाम कैलेंडर जो होता है वो 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा और आपका जो एग्ज़ाम है वो 25 तारीख के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा और आप लोगों का जो तैयारी है बहुत ही अच्छे तरीके से और समय के साथ आप लोगों का तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, अभी से ही आप लोग लग जाइए तैयारी में। ठीक है, एग्ज़ाम में आपका इतना सारा सब्जेक्ट रहेगा कि आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि क्या तैयारी करें, क्योंकि उस समय बहुत धरफरी हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है कि माइंड में भी आंसर नहीं जाता है, इसलिए आप लोग अभी से ही थोड़ा थोड़ा पढ़िए और एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा प्रश्न है उसको सबसे पहले देखते हैं। प्रश्न हमारा क्या है, हर्षवर्धन के विजयों का वर्णन करें। ठीक है, प्रश्न क्या है, हर्षवर्धन जो थे उसके विजय का वर्णन करना है। ठीक है, तो ये जो आज का प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप लोग अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। ये आपका एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, जो आप लोगों को बताया जा रहा है वीवीआई प्रश्न वो आप लोग को देखना ही देखना है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन हर बार पूछता है। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, हर्षवर्धन के विजय का वर्णन करना है। ठीक है, तो ये एक ऐसे सम्राट थे जिन्होंने बहुत सारे राज्यों को जीता था। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग उत्तर से देने से पहले इसका परिचय को देखते हैं कि हर्षवर्धन था कौन। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, देखिए गुप्त काल यानी साम्राज्य के पतन के बाद पुष्यभूति वंश यानी वर्धन वंश की उत्पत्ति हुई। क्या बोल रहा है, गुप्त काल, जब हम लोग गुप्त काल पिछले वीडियो में पढ़े थे तो उसका पतन हो गया था। ठीक है, उसके पतन के बाद ही ये वंश आया। कौन वंश, वर्धन वंश, जिसको पुष्यभूति वंश कहा जाता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, हर्षवर्धन 606 ईस्वी से 647 ईस्वी प्राचीन भारत के एक महान और शक्तिशाली सम्राट थे। क्या बोल रहा है, हर्षवर्धन का जो शासनकाल था कब से कब तक था, 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का काल रहा है। वो जो था प्राचीन भारत का एक महान और शक्तिशाली राजा था। ठीक है, आगे क्या बोल रहे, देखिए आगे है, जिन्होंने उत्तर भारत के राजनीतिक एकता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की स्थापना किया। उन्होंने क्या किया, फिर से यहाँ पे राज्यों में एकता लाई और संस्कृति को विकास किया। ठीक है, यहाँ की जो संस्कृति थी उसको फिर से पुनर्स्थापना किया, है ना। वे पुष्यभूति वंश के शासक थे। वे जो थे पुष्यभूति वंश के शासक थे। कौन, हर्षवर्धन। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, उनका जन्म जो है 590 ईस्वी पुष्यभूति वंश के थानेश्वर, वर्तमान में कहाँ है, हरियाणा में हुआ। उनका जो जन्म हुआ 590 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ, पुष्यभूति वंश में जो थानेश्वर में है। ठीक है, जो हरियाणा में है। आगे क्या बोल रहे, देखिए आगे जो है, उनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन और माता का नाम यशोमती देवी था। उनके पिता का नाम क्या था, प्रभाकर वर्धन, और उनकी माता का नाम क्या था, यशोमती देवी। ठीक है, उनके बड़े भाई का नाम राज्यवर्धन और बहन का नाम राजश्री था। उनके बड़े भाई का नाम क्या था, राज्यवर्धन। ठीक है, और बहन का नाम क्या था, राजश्री, है ना। आगे क्या बोल रहे, देखिए आगे है, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद बड़े पुत्र राजवर्धन राजा बने। प्रभाकर जो वर्धन थे यानी उनके जो पिता थे उसकी मृत्यु के बाद उनका बड़ा बेटा राजवर्धन राजा बनता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, देखिए, परंतु उन्हें गौड़ के राजा शशांक ने धोखे से मरवा दिया। लेकिन क्या होता है, बाद में गौड़ के राजा, ठीक है, गौड़ यानी बंगाल के राजा शशांक ने उसको धोखे से मरवा दिया था। ठीक है, किसको, राजवर्धन को। ठीक है, उसके बड़े बेटे को मरवा दिया था। आगे क्या बोल रहे हैं, देखिए, इसके बाद 606 ईस्वी में मात्र 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन ने थानेश्वर के सिंहासन पर बैठकर शासन संभाला। फिर क्या होता है, जब उसके बड़े बेटे मतलब बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद 16 वर्ष की आयु में ही हर्षवर्धन जो है थानेश्वर के सिंहासन पर बैठता है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित करके उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बनाई। उन्होंने क्या किया, राजधानी जो है थानेश्वर से बदलकर उत्तर प्रदेश के जो कन्नौज है उसको अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा हर्षवर्धन का परिचय। ठीक है, जीवन परिचय जो होता है उसका देखा। अब हम लोग देखते हैं हर्षवर्धन का विजय, कौन कौन सा विजय था। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं, हर्षवर्धन अपने बुद्धि, साहस और युद्ध कौशल के बल पर उन्होंने कई विजयों द्वारा एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जो निम्नलिखित है। बहुत सारे राज्यों को उन्होंने जीता था जो यहाँ पे निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, देखिए पहला जो विजय है क्या देखते हैं। पहला है प्रारंभिक स्थिति और राज सिंहासन प्राप्ति। पहला क्या है, प्रारंभिक स्थिति और राज सिंहासन प्राप्ति। हर्ष के पिता प्रभाकर वर्धन ने अपने राज्य की शक्ति को बढ़ाया। ठीक है, क्या बोल रहा है, हर्ष के पिता जो थे प्रभाकर वर्धन ने अपने राज्य की जो शक्ति है उसको बढ़ाया। उनकी मृत्यु के बाद बड़े पुत्र राजवर्धन राजा बने। उनके मृत्यु के बाद राजवर्धन जो थे वो राजा बने। कौन था, बड़े बेटा इसका जो राजवर्धन था वो राजा बना। परंतु उन्हें गौड़ के, यानी गौड़ कहाँ है, बंगाल, जिसको बंगाल कहा जाता है। ठीक है, पहले गौड़ कहा जाता था लेकिन अब बंगाल हो गया है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, उन्हें गौड़ के बंगाल के राजा शशांक ने छल से मरवा दिया। क्या बोल रहा है, परंतु उन्हें गौड़ के राजा ने शशांक ने छल से मरवा दिया था। ठीक है, आगे क्या है,
इस घटना से हर्ष जो है अत्यंत क्रोधित हुआ। इसके बाद क्या हुआ, हर्षवर्धन जो थे वो बहुत ही क्रोधित हुए। और क्या होता है आगे देखिए, आगे क्या है, 16 वर्ष की आयु में सिंहासन संभालकर अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए संकल्प किया। और उनके भाई को जिन्होंने मारा था उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए हर्षवर्धन ने संकल्प किया, प्रॉमिस किया, यानी वादा किया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, गौड़ यानी बंगाल पर विजय। ठीक है, अब बंगाल पर भी विजय पाता है। अब क्या होता है देखिए, अब जो होता है ना, अब जिन्होंने हर्षवर्धन के बड़े भाई की मृत्यु को छल से मरवाया था उसको अब मारेगा। ठीक है, कौन, हर्षवर्धन। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, राजवर्धन की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए हर्ष ने सबसे पहले गौड़ के राजा शशांक पर आक्रमण किया। क्या होता है, राजवर्धन के जो जब उसको हत्या कर देता है, ठीक है, उसका प्रतिशोध लेने के लिए, बदला लेने के लिए हर्ष ने सबसे पहले जो है गौड़ के राजा शशांक पर आक्रमण किया। ठीक है, सबसे पहले उसी को मारने के लिए चले गए। ठीक है, आगे क्या होता है देखिए, शशांक तो उस समय बंगाल का शक्तिशाली शासक था। शशांक जो था उस समय जो बंगाल का बहुत ही शक्तिशाली राजा था, उसको हराना नामुमकिन था। ठीक है, आगे क्या है, सम्राट हर्ष ने असम के राजा भास्कर वर्मा के साथ मिलकर बंगाल के गौड़ राजा शशांक के पूरे साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। फिर क्या होता है, जब सम्राट हर्ष जो है असम के राजा भास्कर वर्मा के साथ जो है मिलकर बंगाल के जो राजा थे, कौन थे, शशांक ने, ठीक है, शशांक को पूरे साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। ठीक है, दोनों ने मिलकर उसके साम्राज्य को पूरा तहस नहस कर दिया। फिर क्या होता है देखिए, हर्ष ने उसे पराजित करके उसके राज्य के बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। फिर क्या होता है, हर्षवर्धन जो है उसको हरा कर, उसको मार कर क्या होता है, अपने बड़े भाग पर उसको अधिकार कर लेता है, अपने हिस्से में मिला लेता है। ठीक है, उसमें अधिकार कर लेता है। ठीक है, आगे क्या देखिए, इस विजय से हर्ष का नाम पूरा उत्तर भारत में प्रसिद्ध हो गया। फिर क्या होता है, जब वो जीता, बड़े मतलब क्योंकि शशांक को मारना मुश्किल था, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली राजा था। ठीक है, लेकिन जब उसको मार दिया गया, हर्ष के द्वारा ने उसे मार दिया गया, तो क्या होता है, उसके जो मतलब उत्तरी भारत के भाग पर उसका जय जयकार होने लगा कि उसको कैसे मार दिया है ना, बहुत ही शक्तिशाली है हर्षवर्धन। ठीक है, तो क्या होता है आगे देखिए, उसका जो है पूरा भारत में प्रसिद्ध हो गया, उत्तर भारत में ये वह प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, आगे क्या देखिए, आगे उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, जो आगे चलकर उसके विशाल साम्राज्य का केंद्र बना। उसके बाद क्या होता है, कन्नौज को राजधानी बनाता है, जो आगे चलकर उसका साम्राज्य का केंद्र बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है। आगे तीसरा जो विजय है, मालवा पर विजय। तीसरा क्या है, मालवा पर विजय, है ना। हर्ष ने अपनी साम्राज्य की नीति के तहत मालवा की ओर ध्यान दिया। अब क्या होता है, हर्ष जो है अपनी साम्राज्य को किसकी ओर चले जाते हैं, मालवा की ओर। ठीक है, मालवा का शासक देवगुप्त था। मालवा का जो शासक था कौन था, देवगुप्त था, जिसने शशांक के साथ मिलकर राज्यवर्धन के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था, जिसके मतलब भाई की हत्या में भाग लिया था, वो भी उसके साथ था, मिला था। ठीक है, क्या होता है देखिए आगे, हर्ष ने देवगुप्त को युद्ध में पराजित कर दिया और मालवा को अपने साम्राज्य में मिला लिया। फिर क्या होता है, हर्ष जो है यानी हर्षवर्धन जो है देवगुप्त को युद्ध में पराजित कर देता है और उसको मार देता है और अपने मालवा को अपने अधिकार में कर लेता है। ठीक है, इसके बाद मध्य भारत का बड़ा भाग हर्ष के अधीन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, मध्य भारत का जो बड़ा भाग है वो हर्षवर्धन के अधीन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग समझ गए मालवा पर कैसे कैसे विजय पाया। अब हम लोग देखते हैं आगे जो है कन्नौज पर विजय पाता है, राजधानी को परिवर्तन कर देता है। ठीक है, कन्नौज कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ठीक, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। हर्षवर्धन ने यानी हर्ष ने कन्नौज के राजा की मृत्यु के बाद उस राज्य पर अधिकार कर लिया। क्या बोल रहा है, हर्ष ने कन्नौज के राजा की मृत्यु के बाद उस राज्य पर अधिकार कर लिया और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। और फिर क्या होता है, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। इस वजह से उसे राजनीतिक और भौगोलिक दोनों दृष्टियों से लाभ मिला, क्योंकि कन्नौज उत्तर भारत के मध्य में स्थित है। क्या होता है, कन्नौज को राजधानी बनाया क्योंकि जो है कन्नौज जो है उत्तर भारत के बीच में स्थित है। ठीक है, यहीं से उसने उत्तरी भारत को एक विशाल साम्राज्य में एकत्रित किया। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से ही वे विशाल साम्राज्य को एक करते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं पांचवा पॉइंट क्या है। पांचवा जो विजय है हमारा, दक्षिण अभियान, यानी दक्षिण में भी वे जाते हैं युद्ध करने और वहां पे भी सोचते हैं अपना साम्राज्य को फैलाएंगे, है ना। देखिए, दक्षिण अभियान और पुलकेशिन द्वितीय से संघर्ष। अब क्या होता है, दक्षिण अभियान करते हैं यानी युद्ध करने जाते हैं और पुलकेशिन द्वितीय से संघर्ष करते हैं यानी युद्ध करते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, हर्ष का साम्राज्य उत्तरी भारत के अधिकांश भागों तक फैल चुका था। हर्ष का जो है साम्राज्य जो है पूरा उत्तरी भारत पर बहुत सारा जगह पर फैल चुका था। अब क्या है, अब उसे दक्षिण की ओर विस्तार का प्रयास किया। अब वो क्या चाहते थे कि अब चलो दक्षिण की ओर भी थोड़ा विस्तार, अपना साम्राज्य का विस्तार कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए वो चल देते हैं दक्षिण की ओर, परंतु क्या होता है, परंतु दक्षिण भारत के चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से उसकी भयंकर भिड़ंत होगी। क्या हो गया, उसके बाद क्या होता है, दक्षिण भारत के जो चालुक्य सम्राट थे, कौन थे, पुलकेशिन द्वितीय, उसके साथ बहुत ही भयानक युद्ध हो जाता है। ठीक है, जो क्या होता है आगे देखिए, नर्मदा नदी के तट पर हुए इस युद्ध में हर्ष को पराजय का सामना करना पड़ता है। फिर क्या होता है, नर्मदा नदी के तट पर उसे इस युद्ध में हार को सामना करना पड़ता है, यानी हार हो जाता है किसका, हर्षवर्धन का। ठीक, चलिए अब आगे क्या होता है देखिए, यह उसकी एकमात्र हार थी जिसके बाद उसने दक्षिण भारत पर अधिकार करने का प्रयास छोड़ दिया। अब क्या होता है, वो
उसके जीवन में पहली हार थी ये। दक्षिण भारत की जो अभियान चलाया था, यानी दक्षिण में भी अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाहता था, लेकिन यह जो था उसका एकमात्र हार ऐसा था, जीवन का एकमात्र हार था ये, ठीक है, दक्षिण अभियान। जिसके बाद उसने दक्षिण भारत पर अधिकार करने का प्रयास छोड़ दिया। फिर क्या होता है, वो दक्षिण की ओर जो है अपने साम्राज्य को फैलाना बंद कर देते हैं कि अब उधर हम नहीं जाएंगे, ठीक है। आगे क्या है, नर्मदा नदी दोनों साम्राज्यों की सीमा बन गया। फिर क्या होता है, नर्मदा नदी जो है दोनों साम्राज्य जो उधर थे, कौन थे, वर्धन वंश के जो थे, और इधर जो है पुलकेशिन द्वितीय के जो इधर थे, उधर थे चालुक्य सम्राट का, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं छठा जो है, छठा पॉइंट क्या हमारा, हर्ष का साम्राज्य। हर्ष का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था, चलिए देखते हैं। मतलब कितने साम्राज्य यानी कितने राज्यों को वो जीते थे, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अपने विजयों के परिणाम स्वरूप हर्ष का साम्राज्य पंजाब, कन्नौज, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के बड़े भाग तक फैला हुआ था। उसका जो साम्राज्य था, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक था, पंजाब में था, कन्नौज में था, ठीक है, उत्तर प्रदेश में था, बिहार में था, बंगाल में था, राजस्थान में था, गुजरात में था और मध्य प्रदेश, यानी कि पूरे उत्तर भारत में और मध्य भारत में उसका विस्तार फैल चुका था, ठीक है। आगे क्या देखिए, हर्ष ने अपनी विजयों के बाद एक शक्तिशाली, संगठित और समृद्ध साम्राज्य की स्थापना किया। उसके बाद क्या होता है, हर्ष जो है यानी हर्षवर्धन जो है अपने विजय के बाद एक शक्तिशाली राज्य संगठित करता है और अपने साम्राज्य का नया स्थापना करता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं इसका हर्षवर्धन का धार्मिक नीति। इसका कुछ धार्मिक नीति भी था, ठीक है। चलिए क्या है देखते हैं। हर्षवर्धन भगवान शिव तथा शिव नारायण के उपासक थे। हर्षवर्धन जो थे भगवान शिव और सूर्य नारायण के उपासक थे यानी भक्त थे, लेकिन फिर भी वे सभी धर्मों को मानते, लेकिन वह जो था सभी धर्मों को मानता था, ठीक है। माना जाता है कि जब चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आए तो वे हर्षवर्धन के साथ 5 सालों तक रहे। क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे ह्वेनसांग आते हैं, कहाँ, भारत, ठीक है, चीनी यात्री थे ये जो है भारत आते हैं और वो हर्षवर्धन के साथ रहते हैं कितना साल, 5 साल तक, ठीक है। चीनी यात्री बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। चीनी यात्री जो था बौद्ध धर्म से था, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, सम्राट जो है हर्षवर्धन जो है बौद्ध धर्म से प्रेरित होता है, जिसके बाद जो है बौद्ध धर्म को अपना लेता है। जिसके बाद क्या होता है, बौद्ध धर्म को अपना लेता है, ठीक है। चलिए अब जो 8वां पॉइंट हमारा है, धार्मिक में ही 8वां पॉइंट हमारा क्या है, प्रयाग में धार्मिक समारोह। प्रयाग में यानी प्रयागराज बोलो उसको, लेकिन पहले जो है प्रयाग था, ठीक है, लेकिन अब हो गया प्रयागराज, ठीक है। तो क्या बोल रहा है देखिए, महामोक्ष परिषद हर्षवर्धन द्वारा हर 5 साल में प्रयाग में आयोजित एक विशाल धार्मिक सभा थी। महामोक्ष परिषद एक होता था कहाँ पे, प्रयाग में, ठीक है, हर्षवर्धन के द्वारा होता था, जो हर 5 साल में होता था, ठीक है। देखिए क्या आगे बोल रहा है, इस सभा का उद्देश्य सभी धर्मों के गरीब और जरूरतमंद लोगों में अपना सारा धन और संपत्ति दान करना था। या इस सभा का उद्देश्य क्या था, सभी धर्मों के गरीब और जो जरूरतमंद लोग थे उनको अपना सारा धन संपत्ति दान करना था, ठीक है। वो जो थे एक बहुत बड़ा दानवीर थे, ठीक है, वो उतना दान देते थे, मतलब जब प्रयाग में यहाँ धार्मिक समारोह होता था तो वो उतना दान देते थे जब तक कि उसका पूरा धन संपत्ति खत्म ना हो जाए, जब तक कि उसको देने लायक कुछ ना हो तब तक ये समारोह चलता था, ठीक है। ये बहुत बड़े दानवीर थे, कौन, हर्षवर्धन, ठीक है। आगे क्या बोल रहे देखिए, आगे है, यह आयोजन 75 दिनों तक चलता था और इसमें सभी धर्मों के लोग भाग लेते थे। यह जो आयोजन था ये 75 दिनों तक चलता था और इसमें सभी धर्म के लोग भाग लेते थे, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कुंभ मेला जो लगता है इसी कारण से लगता है, ठीक है, मतलब महामोक्ष परिषद के द्वारा जो हर्षवर्धन ने चालू किया था, ठीक है, उसी समय से यहाँ पे प्रयागराज में, जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोग भी गए होंगे, ठीक है, कुंभ मेला जो लगता है, ठीक है, कहाँ पे, प्रयागराज में, है ना। तो यहाँ पे जो है मेला लगता है जो यहीं से इसी समय से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, प्रयागराज में। चलिए यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं 8वां पॉइंट। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा निष्कर्ष को। निष्कर्ष में हमारा क्या है, हर्षवर्धन के विजयों ने उत्तर भारत को एक बार फिर से एकता के सूत्र में बांध दिया। फिर क्या होता है, हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन के विजय जो है उत्तर भारत को फिर से एक पूरा नए साम्राज्य के रूप में स्थापना करते हैं, ठीक है, पूरे उत्तर भारत को एकत्रित करते हैं, अपने साम्राज्य में मिलाते हैं। यद्यपि वह दक्षिण भारत को जीत नहीं सका, लेकिन क्या होता है, वो जो है दक्षिण भारत को जीत नहीं सका, परंतु उसकी नीतियों, युद्ध कौशल और प्रशासनिक क्षमता ने उसे भारत के एक महान शासकों को श्रेणी में स्थापित कर लिया। लेकिन फिर भी वो जो थे एक युद्ध कौशल और प्रशासनिक क्षमता से उसे भारत का एक महान सम्राट माना जाता है, ठीक है, बहुत ही बड़े राजा माना जाता है उसको, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप लोग का हर्षवर्धन का जो विजय था यानी हर्षवर्धन के जो बारे में था उसका कहानी समाप्त होता है। अगर आप लोगों को इसका वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छे ढंग से हो सके। और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत जल्द से जल्द आने वाला है, इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। समय आप लोगों के पास बहुत कम है, आप लोगों को लग रहा हो कि समय अभी बहुत ज़्यादा है, लेकिन समय बहुत कम है क्योंकि समय बहुत जल्दी ही गुजर रहा है, ठीक है। इसलिए आप लोग अभी से ही तैयारी करने लगिए और आपका जो सारा का सारा क्वेश्चन है इसी चैनल पर बताया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।